हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 का 3.1 पढ़ा था। आज हम लोग 3.2 पढ़ेंगे। 3.1 में ग्राफ का कुछ क्वेश्चन था। 3.2 में भी ग्राफ का ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैंने 4 रिलेशन बताया था। एक प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग, है ना, पैरेलल लाइन और संपाती। इस तरीके का हमने कुछ, यानी a1/a2 नहीं बराबर हो b1/b2, इस तरीके का हमने 4 पॉइंट बताया था। इसी पॉइंट से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे 3.1 में। ना कि सिर्फ 3.1, हम लोग एक्स्ट्रा जो भी बुक है, जैसे भारती भवन की जो बुक है और भी अदर राइटर की जो बुक होगी, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, एक क्लास 10 का छात्र है, कुछ स्टूडेंट है जिनमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। उस क्लास 10 में एक प्रतियोगिता हुई। हाँ, पहली की एक प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में सभी लोगों ने भाग लिया, जिसमें पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। फिर आपसे कह रहा है प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या को आपको बताना है। ठीक है ना। जो इंग्लिश वाले हैं वो आपका स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रीन इंग्लिश में, वो देख लें। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड कहा, वो कहा आपसे कि लड़का और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करें। और हमने लास्ट सेशन में, या जैसे इंट्रोडक्शन ही क्लास पढ़ाया था, उसमें ये बताया था आपको कि इस पूरे चैप्टर में 2 मौजूद दी जाएगी, यानी 2 पॉइंट दिया जाएगा आपको। उसी पॉइंट पे आपको एक्स और वाई मानना है। तो पहला आपसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या, दूसरा कह रहा है लड़कियों की संख्या। तो इसका मतलब आपको एक x मानना है, दूसरा y मानना है। क्लियर है, समझ गए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कहेंगे माना, या लेट माना लड़कों की संख्या बराबर हमने x मान लिया। ठीक है ना। या कहेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया है, x मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया, ये हो गया आपका x। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या निकालें। तो लड़कियों की संख्या हमें कैसे निकालनी है, तो हमने जैसे लड़कों की संख्या को माना, वैसे ही हमने लड़कियों की भी संख्या को मान लेना है। फिर लिखेंगे माना, या लिखेंगे पुनः माना लड़कियों की संख्या बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हमने माना, जो हमें कहा जा रहा था बुक में कि हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो हमने उसी चीज को मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज क्या है, वो x है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, वो y है। ठीक है ना। लेकिन टोटल कितनी लड़कियां हैं, या सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास 10 में, तो कहा जा गया है क्वेश्चन में कि टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10th है ना। तो उसी तरीके से जब हम लोग ग्राफ में भी बनाया था वर्ड प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए और आसान हो जाता है, ए क्यू लिख देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना।
AQ जैसे लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाएंगे तभी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरेगा। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो किनको ऐड करने पर, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। नहीं पता कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, लेकिन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना स्टूडेंट पढ़ता है क्लास 10 में, 10। हाँ, जो पहली प्रतियोगिता में कंपटीशन में भाग ले रहा है, इसे हम लोग कह देंगे इक्वेशन 1। हाँ, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। उसके बाद इक्वेशन 2 जो है आपके सेकेंड स्टेटमेंट से होगा। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है ना। जो भी लड़कियां हैं, लड़के जो भी हैं, जो भी लड़कों की संख्या है उससे 4 अधिक है। कौन अधिक है, लड़कियां। तब हम लोग फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा सर, कहा कि लड़कों की जो संख्या है ना, लड़कों की जो संख्या है, सॉरी लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या, सॉरी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना। तो 4 अधिक कौन है, 4 अधिक लड़कियां हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन को यानी दोनों वेरिएबल को एक तरफ लेके आना होगा, यानी x और y को एक तरफ लेके आना होगा। तो सर आपको करना क्या होगा कि x लेफ्ट साइड है, अगर ये y राइट साइड है, तो उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, एक साइड, दोनों को लेफ्ट साइड कर लेंगे। तो ये इक्वेशन 2 तैयार हो गया आपका। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये आपका इक्वेशन 1 तैयार हो गया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन तैयार हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसी पे आप लोग ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ का जो है हिंट्स मैंने आपकी स्क्रीन पे दिया है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जो आप देख करके बना सकते हैं। ग्राफ के लिए क्या करना होगा, पहले लिखना होगा इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से अकेला करते हैं। यानी पूरे ग्राफ का जो है एक ही मेथड है, बार बार ग्राफ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप पूरे क्लास 10th में जो है कुछ चीज ऐसे हैं जो कि एक फिक्स नंबर है। जैसे ग्राफ है, ग्राफ का कोई नया मेथड नहीं होता, क्वेश्चन कोई सा भी हो, वर्ड प्रॉब्लम को सिर्फ इक्वेशन में चेंज करना है, मेथड वही है, अपने मन से नंबर रखना है, ग्राफ बनाना है, अपने मन से नंबर रखना है, ग्राफ बनाना है। तो बार बार ग्राफ को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताने की जरूरत नहीं है। मैंने इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला, ग्राफ जो मैंने लास्ट क्लास से बताया था। हाँ, लेकिन हिंट्स के लिए मैंने ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिया है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप अपना क्वेश्चन एक बार पढ़ लें और मैं भी पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, यानी 5 पेंसिल एंड 7 पेन का जो मूल्य है वो 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। देखिए वही बात है ना। हमने कहा कि 2 पॉइंट दिया जाएगा, यहाँ भी 2 पॉइंट आपको दिया गया है। पहला पॉइंट क्या है, पेंसिल, दूसरा क्या है, कलम, है ना। यानी पेंसिल और पेन 2 पॉइंट आपको दिया गया है। फिर आपसे कह रहा है लास्ट में जो पॉइंट कहेगा कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालें। हाँ, तो पेंसिल और कलम का मूल्य कब निकालेंगे, जब हम उस चीज को मान लेते हैं कि पेंसिल जो है x है और कलम क्या है, वो y है। तो हमेशा 2 पॉइंट दिया रहेगा, 2 में से आपको पॉइंट को एक x मानना है, दूसरे को क्या मानना है, y मानना है। तो पहले क्या करना है, पहले नंबर नहीं देना है, पहले आपको पेंसिल और जो कलम दिया गया है उसको x और y माने, फिर उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन तैयार करेंगे। तो चलिए पिछले क्वेश्चन की तरह इस तरह भी करते हैं कि सबसे पहले आपसे क्या मूल्य कहा, पेंसिल निकालने के लिए। तो आप लिखेंगे माना पेंसिल
पेंसिल का मूल्य बराबर x माना हमने, ठीक है। फिर हमने क्या माना, पुनः माना कलम यानी पेन का मूल्य बराबर हमने क्या मान लिया, हमने y मान लिया। सबसे पहले हमने मानना है, हाँ पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मानना है। मान लिया क्या है, माना पेंसिल का जो मूल्य है वो x है और पेन का जो मूल्य है वो क्या है, y है। तो पहले स्टेटमेंट में जो आपसे कहा जा रहा है, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि कोई एक खरीदने वाला है, कोई एक व्यक्ति है जो 5 पेंसिल खरीदता है और 7 पेन खरीदता है, जिसका मूल्य उसने कितना अदा किया, 50 रुपया अदा किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश वाले, हिंदी वाले लिख लेंगे प्रश्नानुसार, हिंदी वाले लिख लेंगे प्रश्नानुसार, शॉर्ट में लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि सर पेन हमने क्या माना है, पेन हमने माना है, पेंसिल हमने माना है x, लेकिन हमने पेंसिल लिया कितना, 5 पेंसिल लिया, है ना। फिर दोनों के रेट को ऐड किया गया होगा ना, हमने दोनों के रेट को ऐड किया। मान लिया कि हम एक दुकान पे 2 kg सेब और 4 kg अंगूर लिया, तो दोनों का जो रेट होगा दोनों को ऐड करेंगे तभी तो दुकानदार को पैसा पे करेंगे। तो उसने अगर 5 पेंसिल लिया और 7 पेन लिया तो उसने कितना पेमेंट अदा किया, उसने पेमेंट किया 50 रुपया। तो ये आपका सिंपल सा एक इक्वेशन बन के तैयार हुआ, हाँ एक लीनियर इक्वेशन बन के तैयार हो गया, x + 7y = 50। ये आपका एक इक्वेशन फर्स्ट बना। फिर हम लोग लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। इससे पहले हमने लिखा था, एक हिंदी एक इंग्लिश करके लिख देते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या है, देखिए क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट जो आपसे कह रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में कि जबकि 7 पेंसिल है ना, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है 76 रुपया होता है। अब उसने क्या किया कि पेंसिल जो है उसने 7 लिया और पेंसिल को हमने x माना था तो 7x हो गया। फिर उसने कलम यानी पेन लिया, अब पेन जो लिया उसने 5 ले लिया, उल्टा कर दिया। पहले 5 पेंसिल 7 पेन ले रहा था, अब क्या किया 7 पेंसिल और 5 पेन लिया, तब अब जो मूल्य हो गया वो 76 रुपीज हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 तैयार हो गया। ठीक है ना। आप इसे प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया नहीं है तो उस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आएंगे तब इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है ना, विलोम, तो इस तरीके का बहुत सारा मेथड है जिससे हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी आपको ग्राफ कहा जा रहा है, आप ग्राफ पे ही काम करें। तो आपने यहाँ से एक इक्वेशन तैयार किया, फिर यहाँ से आपने एक इक्वेशन तैयार किया, 2 इक्वेशन तैयार हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे का डिफिकल्टी ये आती है कि यहाँ भी x के साथ कुछ ना कुछ गुणांक है, y के साथ कुछ ना कुछ गुणांक है। हाँ, तब आप जो वैल्यू पुट करते हैं ना तो दशमलव में वैल्यू आने लगती है, तब आप क्या करें, इसे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 है आपका 5x है ना 7y = 50। तब आपको क्या करना है, ग्राफ में ये कहा गया है कि किसी एक वैल्यू को अकेला कर ले या अकेला नहीं भी करना है तो x और y की जगह पे एक ऐसा मान रखें कि दोनों को जोड़ने या गुणा करने में 50 के बराबर आ जाए। तो इसे सोचने में और लिखने में बड़ा परेशानी होती है कि हम क्या वैल्यू रखें x और y के बीच में कि दोनों को
जोड़ने घटाने पर 5 से गुना करना है, फिर 7 से गुना करना है, दोनों का फिर एडिशन 50 होना चाहिए। तो ये सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इससे आसान क्या होता है कि इसको लेफ्ट से राइट हम लोग भेज देते हैं किसी एक को। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक्स को ही वाई को ही भेजें या एक्स को नहीं भेजें, लेकिन हमने क्या किया, एक्स वाई जो था वाई को 50 की तरफ भेज दिया। तो ये प्लस में था, इधर से आके माइनस हो गया। तब आपका x जो बनेगा वो क्या बनेगा, x बराबर हो जाता है यहाँ पर कि 50 माइनस 7y, 50 माइनस 7y, और ये 5 जो मल्टीप्लाई में था ये यहाँ आके डिवीजन में आ जाता है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक वैल्यू तैयार हुई। अब आपको क्या करना है, y की जगह में और एक चीज सीखना है कि जो अकेला होगा वहां वैल्यू नहीं रखनी है, जो अकेला नहीं होगा वहां वैल्यू रखनी है। यानी x को हमने अकेला रखा है तो ऐसा नहीं है कि आप x पे ही वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन फोर्थ, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, जो अकेला नहीं है, जो नंबर के साथ है वहां वैल्यू पुट करनी है, यानी y पर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब ये देखना है आपको, सोच ये बनाना है आपको क्या कि y की जगह पे ऐसी वैल्यू रखिए कि 5 से पूरा पूरा भाग हो जाए, है ना। y की जगह पे ऐसी वैल्यू नहीं रखना है, y की जगह पे ऐसी वैल्यू रखिए कि ये दोनों गुना होके 50 से माइनस हो और ऐसा नंबर आए, हाँ, कि 5 से पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग लग जाए। अगर मान लीजिए अगर हम 5 से कौन कौन भाग लग सकता है, तो यानी 5 के पहाड़े में जितना जो भी नंबर आता है वो 5 से डिवाइड होगा, है ना। 5 के नंबर में, 5 के टेबल में जो भी नंबर आएगा, जो नंबर आता है वही 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि इस जगह जो आनी चाहिए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यही हमें कोशिश करनी है, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यू रखते हैं। पहले सोचते हैं कि अगर यहाँ पे हमने 1 रखा तो ये 7 हो गया, तो 7 50 से माइनस हो जाएगा। तो सर 50 से अगर माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 43 बचेगा। 43 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए फिर अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 1 रख देते हैं तो 7, और या नहीं तो सबसे पहली वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, यहाँ से बचेगा 50 जो है 5 को डिवाइड कर देगा। तो पहली वैल्यू आप क्या रखें इस तरीके से कि y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो अब y बराबर आपको इक्वेशन थर्ड क्या है, ये आपका इक्वेशन थर्ड। तो आपने क्या किया, 50 को वैसे ही रहने देना, -7 की जगह पे आपको 7 ही रहने देना, y की जगह पे 0 लिखा तो ये 0 हो गया, यहाँ हो गया इतना। तो आपके क्या बचेगा, ये 50 वैसे ही रह जाएगा, है ना, और ये पूरा 0 हो गया। तो नीचे बचेगा क्या, 5 के टेबल में ये कितनी बार में 5 बन जाए 5 यानी 10 टाइम में। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 10 आई। इसका मतलब हमने कोशिश ये किया कि x का मान जो है कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आई या पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आई। पॉइंट या फ्रैक्शनल से हम लोग क्यों बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करें तो थोड़ी परेशानियां आती है। लेकिन अगर आप अभी ही कुछ ऐसा कोशिश करें जिसमें आपका x का मान या y का मान जो है क्या फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, तब आप बड़े आसान से ग्राफ बनाने में सक्षम होंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप यहाँ तक उतारें, उसके बाद एक और पॉइंट आपको बताते हैं इसी पर। चलिए एक और पॉइंट रख के देखते हैं। पहले क्या रखा हमने, y की जगह पे 0 रखा तो कुछ मान इस तरीके से आया, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आई। अब हम लोग मान इस तरीके से रखें, अगर हम y की जगह पे 2 रखते हैं तो 14 हो जाएगा ना, है ना, 14 हो जाएगा। तो आपका जो भी होगा वो 5 से डिवीजन नहीं होगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 से क्या हो जाएगा, तो 5 से डिवीजन होने के लिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 रखें या 4 रखें तो आपने देखा कि जैसे ही
7 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। कितना टाइम? 5 टाइम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर रख के दिखा देते हैं डायरेक्ट कि 5 बराबर यानी सॉरी y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। इससे पहले हमने हिंदी इंग्लिश लिखा था, इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ है ना, समीकरण 3 आपने लिखा कि 50 है ना -7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 50 माइनस ये 35 हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 5। हमने 35 को क्यों चुना? 35 को इसलिए चुना क्योंकि अगर ये 50 से माइनस होगा तो लास्ट में इसके 5 बचना ही बचना है, और जिसके लास्ट में 5 और 0 होगा तो 5 से डिवाइड ही होगा ना। इसीलिए हमने कोई अलग सा नंबर नहीं लिया जिसके लास्ट में 42 2 आता हो, 3 आता हो, है ना। हमने 35 लिया जिसके लास्ट में ये 5 है। अगर ये माइनस होगा तो माइनस करके लास्ट में 5 ही आना होगा। देखिए जैसे हमने 50 से 35 को माइनस करना है, ठीक है ना। 50 से 35 को अगर हमें माइनस करना है तो ये 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5 बचा ना। अब ये कितना हो गया? अब ये 4 हो गया, 4 में से 3 गया तो कितना बचा? तो 4 में से 3 गया, बचा 1, आपने लिखा 5। ये क्या होगा? कट के बच जाएगा 3। अब जो x की वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई सर? x की वैल्यू 3 आई, जो कि आपका एक फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, एक होल नंबर है ना। एक होल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, जिसे आपको ग्राफ का रिप्रेजेंट करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अप्रोच लगाएं जब भी आपको कोई डिवीजन में ग्राफ की वैल्यू आए। तो हमेशा 2 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, जब फर्स्ट क्वेश्चन था आपका तो थोड़ा लगता है कि डिफिकल्ट है कि क्या सोचे क्या नहीं सोचे, लेकिन अब जब आप इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तब आप ये इसके लिए आपके लिए आसान हो जाता है। तब आइडियाज तुरंत आने लगते हैं कि हमें क्या रखना है। तो चलिए, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसे उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका a1/a2 b1/b2 के जो हमने 4 पॉइंट लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है या समपाती है। ये हमने 3 पॉइंट लिखाया था कि क्रॉसपॉन्डिंग होगा, है ना, प्रतिच्छेदी होगी, पैरेलल होगा, है ना। तो इस तरीके का हमने 3 पॉइंट लिखाया था। तो 3 पॉइंट में आपको पहले चेक करना है कि ये किस पॉइंट को शो कर रहा है। पहले हम वैल्यू को चेक करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे पहले हम लोग इसे देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है आपका, एक इक्वेशन बताते हैं आपको समझ में ही आ जाएगा। पहला इक्वेशन आपसे है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है कह रहा है कि 5x - 4 5x - 4y इक्वल टू +8 इक्वल टू 0, +8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 कहा गया है। और दूसरा इक्वेशन आपसे कह रहा है कि 7x + 6y + 9 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 कहा गया है, ठीक है ना। यह आपको 2 इक्वेशन दिया गया है। 2 इक्वेशन को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके कंपैरिजन करके ये बताना है कि कौन करस्पॉन्डिंग है, कौन पैरेलल है, कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समपाती है, कौन समांतर है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ जो है a1 कौन है। तो इक्वेशन 1 में जो भी होता है, जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था कि a1x + b1y + c1, यानी इक्वेशन 1 कहा था
यानी इक्वेशन 1 में जो भी होगा वो 1 होगा, a1 b1 c1। उसी तरीके से यहाँ इक्वेशन 1 है तो इसमें सब क्या होगा, 1 होगा, यानी a1 आपको क्या दिया गया है, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a1 कहलाएगा। b1 यानी y के साथ जो कोफिशिएंट है ना, y के साथ जो कोफिशिएंट है वही b1 कहलाएगा। y के साथ कोफिशिएंट क्या है, -4 है ना। और c1 क्या हो जाएगा, c1 आपका हो जाएगा 8 जो कांस्टेंट टर्म होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, a2 आपको निकालना है। सर a2 क्या हो जाएगा, यानी इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट होगा, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। फिर इक्वेशन 2 में जो y का कोफिशिएंट होगा वही क्या कहलाएगा, b2 कहलाएगा, है ना, b2 कहलाएगा यानी 6 कहलाएगा। और कांस्टेंट टर्म इक्वेशन 2 में यानी c2 कहलाएगा। चलिए ये आपका हमने a1 b1 c1 इसकी वैल्यू नजर आ गई, a2 b2 और c2 की वैल्यू नजर आ गई। अब आपको क्या करना, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये निकालें कि a1 बाय a2 क्या दिया गया है। तो a1 क्या है आपका 5 है और a2 क्या है 7 है, ठीक है। फिर b1 बाय b2 निकालिए, तो b1 क्या है सर आपका और b2 क्या है। तो b1 की वैल्यू जो है वो -4 है और b2 की जो वैल्यू है वो क्या है आपका 6 है। तो आपने देखा कि क्या a1 की जो वैल्यू है 5/7 क्या b1 बाय b2 की वैल्यू से इक्वल हो रही है, क्या दोनों की वैल्यू सेम है। तब आप कहेंगे नहीं सर, ये कुछ इस तरीके से दे रहा है कि ये a1 बाय a2 की जो वैल्यू है वो नहीं बराबर है b1 बाय b2 की वैल्यू से, है ना। और जब a1 बाय a2 नहीं बराबर होता था b1 बाय b2 के, तब ग्राफ वैल्यू में हमने क्या लिखा था, ग्राफ वैल्यू में हमने लिखा था क्रॉसपॉन्डिंग यानी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग या हिंदी में कहें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है ये कैसा है, ये प्रतिच्छेदी है। ग्राफ वैल्यू जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। क्लियर है, बस इतना सा बात आपको कह रहा था। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तब हम लोग C1 से रिलेशन निकालते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले आप इसे उतार लें। चलिए एक और हमने इक्वेशन लिया है, जिस इक्वेशन में आपको दिया गया है कि 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो इक्वेशन दिया गया है। तो आपका अप्रोच क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ये निकालें कि a1 क्या होगा आपका। तो सर इक्वेशन 1 में जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वही क्या कहलाता है, आपका a1 कहलाता है। और b1 क्या कहलाएगा, यानी समीकरण 1 में y के साथ जो गुणा में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, b1 कहते हैं। और c1 क्या कहेंगे, यानी समीकरण 1 में जो कांस्टेंट टर्म होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो संख्या होगी उसी को हम लोग c1 कहेंगे, ठीक है ना। फिर a2 की अगर बात करें तो a2 हमारा क्या हो जाता है, समीकरण 2 में जो x का गुना होगा, b2 क्या हो जाएगा समीकरण 2 में y के साथ कुछ नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो है, यानी -1 है ना, -1 है। और c2 क्या हो जाएगा आपका, c2 हो जाएगा आपका 9। क्लियर है, यहाँ आपका क्या है, y के साथ कोई गुना नहीं है, जैसे इसके साथ गुना है, इसके साथ गुना है, या कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो हम लोग 1 लेके चलेंगे। इसका मतलब यहाँ माइनस था तो -1 हो गया। क्लियर है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन निकालना है। रिलेशन कैसा, यानी a1 बाय a2 का। तो a1 क्या है, a1 है आपका 6 और a2 क्या है 2। तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 3, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b1 बाय b2 निकालेंगे, b1 बाय b2 निकालेंगे। तो b1 आपका क्या है सर, b1 -3 और b2 क्या है -1। तो ये कट के क्या हो जाएगा, फिर यहाँ भी 3 ही बचेगा, है ना। फिर आपका c1 बाय c2 क्या हो जाएगा, c1 बाय c2। अच्छा एक चीज देखिए, हम आगे क्यों बढ़े, सबसे पहले हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने यहीं पर रोक दिया, क्यों,
क्योंकि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के। जब a1 बाय a2 बराबर हो गया b1 बाय b2 के, तब हम लोग c1 की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो इसका कोई काम नहीं था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने c1 बाय c2 नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं था, क्योंकि आपका a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर ही नहीं है। जब यही बराबर नहीं है तो आगे हमने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन a1 बाय a2 यहाँ बराबर है b1 बाय b2 के, ठीक है। जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो हम लोग c1 बाय c2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो c1 बाय c2 चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, ठीक है। जब बराबर हो गया तो हम लोग c1 बाय c2 की तरफ चलेंगे। तो c1 क्या है आपका सर 10 है और 9 है। इसका मतलब ये वैल्यू से ये वैल्यू मैच नहीं कर रही, यहाँ 10 बाई 9 है, आपका आंसर यहाँ पर 3 नहीं आ रहा है। तब लिखेंगे कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और नहीं बराबर है c1 बाई c2 के। कुछ ऐसा ही बना ना, है ना? कुछ इस तरीके का ही सवाल बना आपका कि a1 बाई a2 3, b1 बाई b2 वो भी 3, लेकिन c1 बाई c2 आपका क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया। इसीलिए a1 बाई a2 नहीं बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1 बाई c2 के। तो आपने क्या पढ़ा था कि जब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के और नहीं बराबर होगा c1 बाई c2 के, तो ग्राफ वैल्यू इसकी कैसी आएगी? तो आपने पढ़ा था सर इसकी वैल्यू जो है समांतर आएगी। इसकी वैल्यू कैसी आएगी? समांतर रेखा, है ना, यानी पैरेलल लाइन। इंग्लिश वाले लिखेंगे पैरेलल लाइन, ठीक है ना। यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, समीकरण 1, समीकरण 2 समांतर रेखाएं हैं। समीकरण 1, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर पैरेलल। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग? इतना सा आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसे भी आप जल्दी से उतार ले, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है। कह रहा है कि अनुपात a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है ना। संगत और संगत भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमने संगत और संगत के बारे में क्या पढ़ा? संगत के बारे में पढ़ा कि जिस समीकरण का एक ना एक मान निकलेगा वो संगत कहलाएगा, और जिस समीकरण का कुछ मान नहीं निकलेगा, है ना, नो सॉल्यूशन होगा, वो क्या कहलाएगा? हाँ, असंगत कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। वही कह रहा है कि आपको a1 बाय a2 करके आपको बताना है कि कौन संगत है, कौन संगत नहीं है, यानी कौन कंसिस्टेंट है, कौन नॉन कंसिस्टेंस है। तो कंसिस्टेंस और नॉन कंसिस्टेंस के बारे में हमने पहले भी बताया कि जिसकी वैल्यू होगी हैव वन सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंस कहलाएगा। और जिसका नो सॉल्यूशन होगा, नो एनी सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा? अनकंसिस्टेंस कहलाएगा, यानी संगत असंगत कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a1 बाय a2 की तुलना करने के लिए हम लोग a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। समीकरण 1 में जो x के साथ गुना है वो a1 कहलाएगा, सॉरी ये b1 हो जाएगा। b1 समीकरण 1 में जो y के साथ गुना में है वो क्या कहलाएगा? b1 कहलाएगा। समीकरण 1 में जो कोफिशिएंट है, सॉरी जो कांस्टेंट है वो c2 कहलाएगा, c1 कहलाएगा। a2 क्या कहलाएगा? इक्वेशन 2 में जो x के साथ गुना होगा, x के साथ गुना क्या है? 2 है। इक्वेशन 2 में जो y के साथ गुना होगा तो क्या है? -3 है। और इक्वेशन 2 में जो कांस्टेंट टर्म होगा वही क्या कहलाएगा? वो आपका c2 कहलाएगा। चलिए इतनी सी बात को हम लोगों ने सीखा है और हम लोग जानते भी हैं कि इक्वेशन 1 में जो x का गुणांक होता है वो a1 कहलाता है, y का जो गुणांक होता है वो b1 कहलाता है ना। जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? c1 कहलाएगा। चलिए अब आप तुलना करें किसकी? a1 और a2 का। नाउ अब a1 बराबर क्या हो गया? और 8/a2 तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पर।
यहाँ हो गया 3/2, b1/b2, तो b1 क्या हो गया आपका, b1 हो गया आपका 2 और b2 क्या हो जाएगा -3। तो आपने देखा कि 3/2 2/3 वो भी माइनस में, तो क्या इक्वल है, c की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे नहीं सर c की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप यहीं पर लिख सकते हैं कि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2। ठीक है, जब a1/a2 नहीं बराबर होगा b1/b2 के, तब इसका कितना हल निकल रहा था, केवल एक हल, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा, क्या वो संगत कहलाएगा, तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 समीकरण 2 संगत है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 संगत है। ठीक है ना। इंग्लिश वाले क्या लिखें, इक्वेशन 1 and equation 2 are consistent, क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंस कहलाएगा, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होगा आपका, कंसिस्टेंस कहलाएगा, यानी संगत कहलाएगा। क्लियर है। तो क्यों, क्योंकि a1/a2 नहीं बराबर होता था b1/b2 के, तो हम लोग अल्जेब्रिक मेथड में पढ़ा था कि उसका केवल एक हल होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ एक हल होगा। तो जिसका एक हल होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, जिसका एक हल होगा उसे हम लोग संगत लिखेंगे, तो उसी को हमने क्या लिखा, संगत लिखा। तो चलिए इसे भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर समझते हैं। क्या आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3/2 x 5/3y = 7। ये आपको कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन दिया गया है। ये दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y = 14। ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है। इसी इक्वेशन में क्या है, आपको चेक करना है ये संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंस है या नॉन कंसिस्टेंस है। तो सर कंसिस्टेंस या नॉन कंसिस्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपको निकालनी होगी। तो सर a1 a2 क्या हो गया, तो अभी हमने कहा था कि x समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 का जो x का गुणांक होगा वही क्या कहलाएगा, a1 कहलाएगा। तो यानी 3/2 यानी पूरा 3/2 क्या कहलाएगा, आपका इक्वेशन 1 कहलाएगा। या तो आप इस इक्वेशन को और सिंपल कर सकते हैं, जिससे दिक्कत होगी। ऐसे ज्यादा आपको जब सॉल्व नहीं करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे और छोटा कर सके। ये जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू में है, बिना फ्रैक्शनल वैल्यू में भी ये हो सकता है। तो चलिए पहले इसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा मेथड भी बता देते हैं। b1 आपका क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा आपका 5/3 और c1 क्या हो जाएगा आपका, c1 हो जाएगा आपका 7। ठीक है ना। फिर a2, तो सर a2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में जो x का गुना होगा तो 9 गुना है, समीकरण 2 में जो y का गुना होगा तो 10 गुना है, -10 गुना है, और जो समीकरण 2 में कांस्टेंट टर्म होगा यानी 14 है, तो ये c2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं, फिर b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं, फिर c1/c2 की वैल्यू। तो a1/a2 की जो वैल्यू है वो क्या है, a1/a2, तो a1 क्या है आपका सर 3/2 और a2 क्या है आपका 9। ठीक है, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये 3/2 वैसे लिखेंगे और ये 9 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, दैट मीन्स 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, किसका a1/a2 का।
ठीक है। फिर आप क्या निकाले, b1 बाई b2 निकाले, b1 बाई b2। तो सर b1 बाई b2 क्या है, तो b1 क्या है 5/3 है, 5/3 ये b1 हो गया। लेकिन b2 क्या है, b2 है आपका -10, तो आप क्या करें -10 लिखें, ठीक है ना। तो आप क्या इसके बाद आपको क्या करना होगा, 5/3 जैसे है वैसे लिख दे आराम से। लेकिन ये जो 10 है ना, ये 10 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ माइनस था, तब आपका क्या हो जाएगा, माइनस था तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6, लेकिन यहाँ -6 होगा, क्या होगा -6 होगा। तब आप देखेंगे कि यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6। आप तब कहेंगे कि ये 1/2 बराबर है b1/b2 के, तो हम लोग c1 की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए जब चलते हैं c1 की तरफ, लेकिन नहीं, आपने गौर नहीं किया, आपने देखा नहीं कि यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है, माइनस में है। 1/6 तो है, यहाँ भी 1/6 है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तब आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के। तो जब a1/a2 नहीं बराबर होगा b1/b2 के, तब क्या होता, वन सॉल्यूशन। तब आप लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 संगत है, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आर कंसिस्टेंस। क्लियर है, इतना आप लिख लेंगे। चलिए, अगर यहाँ तक आप मेरी बात समझ गए, तो हमने कहा कि दूसरा मेथड क्या होना चाहिए। दूसरा मेथड आप इस तरीके से, अगर आपको भारी लग रहा है कि 3/2 है, फिर नीचे 9 है, फिर हमने 9 को जो है 2 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ भी आपने वही देखा। तो चलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में जब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर लें और ये इक्वेशन फ्रैक्शनल वैल्यू से एक सिंपल वैल्यू में चलाएगा, आप यहाँ क्या करें, ये फ्रैक्शनल है 5/3 3/5। आपने देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, और दोनों के डिनोमिनेटर में ये 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा। तब आप क्या करें, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आपने कभी ऐसा बनाया होगा 4/3 प्लस 5/7, जैसे डिनोमिनेटर अगर आपका सेम नहीं है तो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते थे, कुछ ऐसा कुछ करते थे आप। यहाँ कुछ इस इक्वेशन में भी आपको कुछ इसी तरह का काम करना है ना। तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको इससे गुना कर दें, यानी 3 3 9 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कर दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 10y हो गया। फिर हमने क्या करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करना है, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। अब आपने देखा कि डिवीजन में 6 है ना, लेफ्ट साइड तो राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ax प्लस 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, है ना, 42। तब आप इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन 2 कहते हैं। अब यहाँ से आपने a1/a2 b1/b2 निकाल लेना है। तो सर a1/a2 निकालेंगे तो a1 समीकरण 1 में, यानी यही तो है, यही तो समीकरण 1 माना था, इसको हमने सॉल्व किया, यही हमारा समीकरण 1 कहलाया। तो समीकरण 1 का ऊपर 9 हो गया, समीकरण 2 में ये भी क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो ये दोनों कट के कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपने क्या निकालना है, b1/b2 निकालना है। तो b1 आपका क्या है सर, b1 आपका 10 है और b2 क्या है, -10 है, -10। तो ये और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। फिर भी a1/a2 नहीं बराबर हो रहा है b1/b2 के। तो इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से भी सॉल्व करके बना सकते हैं। आई होप ये मेथड भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये सारी बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को प्यार दें, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।